हेलो दोस्तों, जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में बताने वाली हूँ। उससे जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले सबका यही क्वेश्चन होता है कि केदारनाथ धाम यात्रा के लिए हम कैसे जाएं, कहाँ से जाएं। तो आप जिस भी सिटी में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ से आप जाइए सीधे हरिद्वार या ऋषिकेश। हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए आप बाय बस जा सकते हैं या बाय ट्रेन जा सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप हरिद्वार और के तो आप सभी कोशिश कीजिएगा कि आप सभी हरिद्वार या ऋषिकेश जहाँ भी जाएं, आप वहाँ पर नाइट तक पहुँच जाएं, ताकि ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको वहां पर करवाना है रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, जब आप ऋषिकेश या हरिद्वार बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर जहाँ भी आप रुके, आप वहाँ पर किसी भी ऑटो वगैरह रिक्शा वाले से आप पूछ सकते हैं रजिस्ट्रेशन कहाँ होती है। वो आपको वो वहाँ पर इजीली आपको ड्रॉप कर देंगे और वहाँ पर आपका होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने साथ अपना एक आधार कार्ड कैरी ज़रूर करना है। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको मिलेगा एक कार्ड, चारधाम यात्रा कार्ड, जिसमें जो आपके लिए आगे यात्रा के लिए ज़रूरी होता है। तो अब बात करते हैं ऋषिकेश या हरिद्वार से केदारनाथ धाम के लिए। तो फ्रेंड्स, वहाँ से जाती है बस, डायरेक्ट बस जाती है और वहाँ से कोई सुविधा नहीं है। अगर आप पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तो आप इजीली जा सकते हैं, बट केदारनाथ के लिए सिर्फ बस सेवा ही है। तो बसेस वहाँ से शायद दिन में एक बार या दो बार चलती हैं, बिकॉज़ रात के टाइम चलती हैं या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि 10 से हरिद्वार और ऋषिकेश से केदारनाथ यात्रा 10 से 12 घंटे की है। इसलिए ये सफ़र दिन में करना ही सही है। और बसेस भी आई थिंक मॉर्निंग में ही जाती हैं, रात में कोई नहीं जाती। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप हरिद्वार या ऋषिकेश इस ऐसे टाइम पे पहुँचे ताकि आप अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल सकें केदारनाथ के लिए। अगर आप ऋषिकेश रात के टाइम भी पहुंचते हैं तो जो पंजीकरण पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन पॉइंट है, वहां पर यात्रियों के लिए ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। वहां पर एक पूरा हॉल टाइप से पंडाल लगाया हुआ है, जिसमें आप आराम से रह सकते हैं। अगर आप रात के टाइम वहाँ पर पहुँचे हैं तो आप रात को आराम से वहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं। और वहाँ पर फ्री वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध है, तो आप वो भी आपको वो सुविधा भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो अब केदारनाथ के लिए आपको वहाँ से बस सुविधा ही, ऋषिकेश से केदारनाथ के लिए बस सुविधा के बारे में आपको, टाइमिंग के बारे में आपको वहाँ पर पूछ लेना है कि बसेस किस टाइम जाती हैं। तो और जब भी तो दोस्तों, ऋषिकेश से सीधा आप केदारनाथ के लिए बस से जा सकते हैं, जिसका किराया 500 मिनिमम 500 है, 500 रुपये, और शायद उससे 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है। वो सीज़न के टाइम पे थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं रेट में, तो इसलिए आप फिक्स मत करके जाइएगा कि यही है प्राइस। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट मिनिमम प्राइस है 500। और ऋषिकेश या हरिद्वार से वहाँ का जो यात्रा का, केदारनाथ जाने का जो रास्ता है वो है 10 से 12 घंटे का, जहाँ पर बस आपको बीच में दो बार बस रुकती है, जहाँ आपको
जहाँ आप आराम से खा पी सकते हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बस आपको ड्रॉप करेगी सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में बस जहाँ पर आपको उतारेगी, तो अगर आप मॉर्निंग में निकले हैं तो आप रात तक पहुँच जाएंगे, करीब 10 से 11 बजे तक। और वहाँ पर आपको इजीली होटल्स की सुविधा मिल जाएगी। आप वहाँ पर होटल में रूम लेकर आराम से रह सकते हैं, जिनका किराया जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। वो आपकी चॉइस के ऊपर है। आपको जैसी फैसिलिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको रूम्स मिल जाएंगे। और अगर आपको सस्ते में रहना है तो डॉर्मेट्री की फैसिलिटी भी है वहाँ पे। डॉर्मेट्री में आपको सस्ते रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब वो शेयरिंग रूम्स होते हैं, तो वो आपको सस्ते में मिल जाएंगे। रात को सोनप्रयाग में ही रुकने के बाद, वैसे तो अगर आपको सोनप्रयाग में नहीं रुकना है तो गौरीकुंड में भी जाकर आप रुक सकते हैं, बट रात के टाइम शटल सेवा शायद वहाँ पर चलती नहीं है, इसलिए आपको सोनप्रयाग में ही रुकना पड़ेगा। सोनप्रयाग में रुकने के बाद आपको अर्ली मॉर्निंग वहाँ से 4 या 5 बजे निकल जाना है, क्योंकि सोनप्रयाग से और गौरीकुंड जाने के लिए जो शटल सेवा उपलब्ध है, वहाँ तक का रास्ता कम से कम भी 1 से 1.5 किलोमीटर है और वहाँ तक लगती है लाइंस। अगर सीज़न है तो शायद भीड़ ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा लंबी लाइंस हो सकती हैं, जिसमें आपको 1 से 2 घंटे आपको आराम से लग सकते हैं। इसलिए आप जितना जल्दी निकलेंगे आप उतना जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मैं ये कहूँगी कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकले, और जो आपके साथ आपका सामान है, आप एक्स्ट्रा सामान को वहीं आप सबमिट करा सकते हैं, जिसके वो थोड़ा अलग से चार्जेस लेंगे पर बैग के अकॉर्डिंग। और आप अपने साथ एक पिट्ठू बैग ज़रूर कैरी कीजिएगा, जिसमें आप अपनी एक जोड़ी ड्रेस आप डालकर केदारनाथ जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए आप कैरी करके ले जा सकें। और हाँ फ्रेंड्स, नीचे आपको बिल्कुल ठंड नॉर्मल मिलेगी, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि ऊपर ठंड नहीं है। ऊपर जाने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती है, इसलिए आप अपने एक जोड़ी ड्रेस उसमें डालकर ले जाइएगा। और साथ में एक रेन कोट होना चाहिए। एक जोड़ी शूज़ आप जो घर से ही पहन के जा सकते हैं, शूज़ ज़रूर होने चाहिए। और शूज़ भी ऐसे होने चाहिए जो भीगे नहीं, मतलब पानी में ज़्यादा भीगे नहीं। तो उसके बाद आप निकल जाइए गौरीकुंड के लिए, शटल सेवा के लिए। वहाँ से लाइन में लगकर जब आप जाते हैं तो एक ब्रिज होता है, मंदाकिनी ब्रिज, जिसको क्रॉस करने के बाद आपको शटल सेवा उपलब्ध हो जाती है। तो मंदाकिनी ब्रिज क्रॉस करने से पहले वहाँ पर जो पुलिस होती है वो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक करती है। वो कार्ड चेक करने के बाद ही आपको ब्रिज क्रॉस करने दिया जाएगा, और आप उस ब्रिज को क्रॉस करके शटल्स से आप गौरीकुंड जा सकते हैं। और अगर आप पर्सनल व्हीकल से आए हैं तो आपको पर्सनल व्हीकल वहाँ सोनप्रयाग की पार्किंग में ही पार्क करना पड़ेगा, क्योंकि उससे आगे आप अपना व्हीकल नहीं लेके जा सकते। वहाँ पर शटल सेवा ही जा सकती हैं गौरीकुंड के लिए। तो फ्रेंड्स, ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको शटल्स उपलब्ध हो जाएंगी, जिनका किराया पर पर्सन 50 रुपये होता है, और शायद सीज़न में 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप फिक्स मत करके जाइएगा कि यही है, बट हाँ मिनिमम प्राइस 50 रुपीज़ है। उसके बाद वहाँ से गौरीकुंड का रास्ता, सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता 5 से 6 किलोमीटर का है, जहाँ पर आपको शटल से ही जाना पड़ेगा। और शटल्स आपको 1 घंटे के अंदर आपको गौरीकुंड छोड़ देंगी। जहाँ पर शटल्स रुकती हैं वहाँ से गौरीकुंड का रास्ता वहाँ से आपको 500 मीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा गौरीकुंड के लिए। और फिर 500 मीटर जब आप पैदल चल के जाएंगे तो वहाँ पर
आपको मिलेगा गौरीकुंड। वहाँ आप गौरीकुंड में नहा सकते हैं। वहाँ गौरीकुंड में नहाने के बाद आप माता गौरी माता मंदिर है, वहाँ पर आप उनके दर्शन कर सकते हैं। अगर आप नहाते नहीं हैं, आपको लगता है कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और आप अगर ड्रेस ज़्यादा नहीं लेके गए हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं नहाना और सिंपल पानी के छींटे देकर आप अपनी यात्रा आगे आरंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों, गौरीकुंड में भी आपको रहने की सुविधा अच्छी मिल जाएगी, खाने पीने की वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। आप बेफिक्र होके जाइएगा। अगर आप कुछ नहीं भी लेके जा पाए तो आपको हर तरह की सुविधा वहाँ पे मिल जाएगी। दवाइयाँ भी वहाँ पर इजीली उपलब्ध हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको हर तरह की फैसिलिटी वहाँ पर मिलेगी। हर तरह का खाना वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप बेफिक्र होके जाइएगा। गौरीकुंड से जो मेन जो यात्रा शुरू होती है, मेन जो यात्रा जहाँ से आरंभ होती है, यात्रा का जो मेन गेट है, वहाँ तक के लिए आप 500 मीटर आपको ऊपर पैदल चलकर और जाना पड़ेगा। और वहाँ पर आपको जो है घोड़े, कंडी वाले और जो पालकी वाले होते हैं, वो फैसिलिटी भी उपलब्ध हो जाती हैं। वहाँ पर उनकी बुकिंग होती है, तो आप वहाँ पर अगर आपको कोई भी फैसिलिटी लेनी है तो आप वहाँ पर बुकिंग करा सकते हैं और उस सुविधा का आनंद ले सकते हैं। और घोड़े और कंडी वालों का प्राइस और पालकी वालों का प्राइस सभी का अलग अलग होता है। घोड़े वालों का मिनिमम प्राइस होता है 4 से 5 हज़ार सीज़न पे, और कंडी वालों का भी वेट के अकॉर्डिंग होता है, और पालकी वाले भी आपके वेट के अकॉर्डिंग ही प्राइस लेते हैं। और पालकी वालों का मिनिमम प्राइस 10,000 होता है, 8 से 10,000 कम से कम लगा के चलिएगा। बाकी जो है आपके वेट के अकॉर्डिंग है कि। और अगर आप पैदल चल सकते हैं तो आप पैदल यात्रा कीजिएगा। यात्रा बहुत ही खूबसूरत, यात्रा मार्ग जो है बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप पैदल यात्रा करेंगे तो सच में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप शुरू में आप ये घोड़े, कंडी या पालकी की सुविधा नहीं लेना चाहते, और अगर आपको बीच में लगता है कि हमसे नहीं चला जा रहा या कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, तो आप बीच में भी घोड़े वालों की सुविधा ले सकते हैं। बीच में भी आपको मिल जाते हैं घोड़े वाले, कंडी वाले इजीली आपको मिल जाते हैं। वहाँ से उनका प्राइस थोड़ा कम होगा। और सभी बोलते हैं कि यात्रा मार्ग टफ़ है, लेकिन बहुत मज़ा आता है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि आपसे नहीं हो पाएगा। आप बहुत अच्छे से यात्रा कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपका होने वाला है। यात्रा शुरू होने के बाद आप ऊपर कम से कम 8 से 10 घंटे में पहुंचेंगे। ऊपर पहुंचने के बाद सबसे पहले आता है आपका घोड़ा पड़ाव। घोड़ा पड़ाव से थोड़ा आगे चल के आता है बेस कैंप। तो बेस कैंप में आपको रहने की सुविधा मिल जाएगी। वहाँ पर कैंप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और वहाँ पर आपको जो कैंप हैं वो 700 से 800 के बीच में पर पर्सन, आई थिंक पर पर्सन 700 से 800 के बीच में मिल जाता है। बेस कैंप में आपको जो कैंप है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे और सस्ते रेट में मिलेंगे। अगर आप मंदिर के पास कैंप लेना चाहते हैं या होटल बुक करना चाहते हैं तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो इसलिए आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपको जैसे करना है। बेस कैंप से मंदिर का जो रास्ता है वो 1 से 1.5 किलोमीटर का है। तो आप देख लीजिएगा, आपको बेस कैंप में ही रुकना है। अगर आप लेट पहुंचते हैं तो आप बेस कैंप में रुक सकते हैं, और अगर आप थोड़ा टाइम से पहुंच जाते हैं तो आप मंदिर पे भी रुक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरे दिन यात्रा करने के बाद आपको अगर महादेव के गर्भगृह के दर्शन करने हैं तो आपको रात को कम से कम 2 बजे लाइन में लगना पड़ेगा।
लाइन में लगने के लिए सबसे पहले आपको टोकन लेने पड़ेंगे, जो आपको रास्ते में ही आपको स्टॉल दिख जाएगी टोकन की, आप वहाँ से टोकन ले सकते हैं और लाइन में लग सकते हैं। अगर आपको गर्भगृह के दर्शन करने हैं तो आपको सुबह 2 बजे लाइन में लगना पड़ेगा, तो आप इजीली आपके 6 से 7 बजे तक दर्शन हो जाएंगे। उस टाइम पे भीड़ भी कम होती है। और अगर आप थोड़ा लेट अगर आप लाइन में लगेंगे तो आपके दर्शन भी तो लेट होंगे, आपको भीड़ बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। और अगर आप 12 बजे के बाद आपके दर्शन होते हैं तो आपको गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाएगा। और जो महादेव पे जल चढ़ाते हैं, जो उनको टच करके दर्शन कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। आपको दूर से ही दर्शन करने पड़ेंगे। इसलिए अगर आप गर्भगृह में जाना चाहते हैं, महादेव पर जल चढ़ाना चाहते हैं, तो आपको जल्दी लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि वो दर्शन सुबह 12 बजे तक ही होते हैं। मंदिर के पास ही आपको प्रसाद भी मिल जाएगा। प्रसाद की स्टॉल्स जगह जगह पर लगी हुई हैं, आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, जो कि बहुत ही फेयर प्राइस है। सभी बोलते हैं कि ऊपर महंगा है महंगा है। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो महंगा कुछ भी नहीं है। वो चार्जेस सिर्फ़ और सिर्फ नीचे से ऊपर ले जाने के होते हैं, बिकॉज़ वहाँ पर कोई व्हीकल उपलब्ध नहीं होता, तो घोड़े खच्चर के द्वारा ही जो सामान है ऊपर तक ले जाया जाता है। इसलिए वहाँ के जो सामान के रेट होते हैं वो थोड़ा महंगे होते हैं नॉर्मल से। इसलिए आप परेशान नहीं होना कि महंगाई है। कोई महंगाई नहीं है, सब नॉर्मल है। अगर खाने पीने की रहने की सुविधा की बात की जाए तो वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। जो जैसा खाना आपको चाहिए, जैसा रहने की फैसिलिटी आपको चाहिए, आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। नहाने का पानी भी आपको आराम से मिल जाता है। अगर आप होटल्स में रूम में बुक करते हैं तो आपको गीज़र की फैसिलिटी भी वहाँ पर मिलेगी, वॉशरूम की फैसिलिटी भी मिलेगी। और अगर आप कैंप बुक करते हैं तो आपको वॉशरूम्स मिल जाएंगे और पानी आपको अलग से पानी के चार्जेस, गर्म पानी के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ऊपर मेडिकल की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। मंदिर के पास में ही एक स्टॉल टाइप में बनाया हुआ है। वहाँ पर अगर किसी को भी कोई भी परेशानी होती है हेल्थ से रिलेटेड, तो फ्री में आप चेकअप अपना करा सकते हैं। बाकी दवाइयाँ वगैरह सब कुछ ऊपर मिल जाता है, कपड़े भी मिलते हैं, जो अगर आपको जो ऊपर ज़रूरत लगे वो आप आराम से ख़रीद सकते हैं। बाकी आप अपने साथ एक रेनकोट, एक जोड़ी ड्रेस आप अपने साथ ऊपर ज़रूर लेके जाइएगा, बिकॉज़ उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और हाँ, ऊपर थोड़ा ठंड ज़्यादा होती है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग आप अपने कपड़े लेके जाना। और हाँ, मंदिर के पीछे एक अमृत कुंड है, वहाँ से आप जल ले सकते हैं, महादेव पर चढ़ा हुआ। और मंदिर के पीछे घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। मंदिर के पीछे भी एक हेलीपैड है, जहाँ तक आप घूम के आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर किसी को हेलीकॉप्टर से जाना है तो उन्हें हेलीकॉप्टर के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना पड़ेगा। उसके बाद हेलीकॉप्टर के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाता है ऑनलाइन ही। और हेलीकॉप्टर के चार्जेस मुझे पता नहीं है वैसे, बट आप चेक कर सकते हैं, बिकॉज़ सीज़न पे और नॉर्मली अलग अलग होते हैं चार्जेस, तो आप चेक करके जाना। वैसे वहाँ पर वीआईपी दर्शन भी होते हैं, जो लोग वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो वीआईपी दर्शन में और नॉर्मल दर्शन में कोई फ़र्क नहीं होता। वीआईपी दर्शन वालों की भी लाइंस बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, तो इसलिए मैं आपको प्रीफ़र करूँगी कि अगर आप नॉर्मल लाइन में लगकर दर्शन कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। और जिन लोगों को जो पैदल यात्रा करते हैं या जिनको थोड़ा सांस की दिक्कत है, तो आप वहाँ पर रास्ते में भी कपूर मिलते हैं। कपूर के पैकेट्स मिलते हैं छोटे छोटे,
तो आप वो ले सकते हैं। उसको सूंघने से जब आप यात्रा करते हैं, आप चढ़ाई चढ़ते हैं, तो आप जब उसको सूंघते हैं तो आपको थोड़ा सांस लेने में रिलीफ मिलेगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और पैदल यात्रा के लिए आप एक अपने साथ डंडा नीचे से ज़रूर लेके चलिएगा, बिकॉज़ वो भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो इसी के साथ अब मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।